Hello students, welcome to my channel. I am Deepika and today we are going to discuss the second part of the second lesson from the Bihai book of class 9. And this is the Shehnai of Bismillah Khan. And if you have not subscribed my channel, do subscribe it and press the bell icon also. So there is not any story about Bismillah Khan in this lesson because in this lesson we will come to know about his life and achievements. So Bismillah Khan, before I start the chapter, I would like to tell you something important about Bismillah Khan. Bismillah Khan is a renowned person of India. So why I am calling him renowned? वो एक renowned person क्यों है इंडिया के? Because he played the Shehnai on 15th August 1947 at Red Fort before the Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने उन्हें 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ उन्होंने शहनाई प्ले करी थी एंड ही वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न एंड पद्म भूषण एंड पद्मश्री. ये सभी अवार्ड्स उन्हें मिले हुए हैं बिस्मिल्लाह खान को. सो हियर वी स्टार्ट द चैप्टर. थिंक ऑफ द शहनाई एंड the first thing you will probably imagine is a wedding or similar occasion or function. The next would be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro, playing his instrument. So अगर जब भी हम शहनाई के बारे में सोचते हैं तो पहली थिंग जो हमारे माइंड में आती है वो आती है एक वेडिंग, क्योंकि वेडिंग्स में शहनाई हमें पहले देखने को मिलती थी या फिर किसी भी इसी टाइप के फंक्शन में. और जो नेक्स्ट इमेज हमारे माइंड में आती है जब भी शहनाई की बात की जाती है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनका नाम शहनाई से जुड़ा हुआ है. ही इज़ ए शहनाई मैस्ट्रो एंड प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो शहनाई बजाते थे. सो मैस्ट्रो मीन्स जो इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, स्पेशली जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में जो स्किल्ड पर्सन होता है उसे मैस्ट्रो कहा जाता है. सो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. एम्परर औरंगजेब जो एम्परर थे, किंग थे, जो एक मुग़ल एम्परर थे, उन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी थी उसे बैन कर दिया था रॉयल रेजिडेंस में. रॉयल रेजिडेंस का मतलब शाही दरबार में उन्होंने इसकी प्लेइंग पर, इसे बजाने पर बैन कर दिया था बिकॉज इसमें से एक श्रिल साउंड निकलती थी. श्रिल मीन्स वेरी शार्प साउंड इसमें से निकलती थी. अनप्लीजेंट मीन्स जिसे सब डिसलाइक करते हैं, जिस साउंड को कोई भी पसंद नहीं करता. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर. और जब से ये बैन हुई तब से पुंगी एक जेनरिक नेम बन चुकी थी रीडेड नॉइस मेकर के लिए. पुंगी तो आप सबको समझ में आ गया, दिस इज़ ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. और पुंगी इसे बैन इसीलिए किया गया था क्योंकि इसकी श्रिल साउंड थी और इसे एक जेनरिक नेम मिल गया. जेनरिक वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता है? जेनरिक, जैसे हम मेडिकल टर्म में सुनते हैं, गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए बोलती है कि हमें जेनरिक दवाइयाँ खरीदनी चाहिए. सो जेनरिक मीन्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मेडिसिन की बात करते हैं तो उस मेडिसिन में क्या होता है, हम अलग अलग ब्रांड्स की मेडिसिन देखते हैं. मेडिसिन एक ही काम करती है. अगर हम किसी भी कोल्ड वाली मेडिसिन की बात करें जिसमें सिट्राजिन नाम का एक साल्ट होता है, या फिर किसी हम फीवर वाली मेडिसिन की बात करें जिसमें पैरासीटामोल होता है, तो उनमें क्या होता है कि साल्ट तो एक ही है लेकिन उसे अलग अलग कंपनीज बना रही हैं, अलग अलग ब्रांड्स के नाम से वो हमारे पास आती हैं. तो क्या होता है, सबके रेट भी अलग होते हैं लेकिन चीज़ सब में सेम ही होती है. तो वो इसे एक जेनरिक नेम दे दिया जाता है. जो एक साल्ट है सबका एक जेनरिक नेम बन जाता है. फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है, वो एक जेनरिक नेम है. मीन्स हर एक दवाई में आपको जो भी फीवर की मेडिसिन होगी उसमें आपको पैरासीटामोल साल्ट ज़रूर मिलेगा, या फिर जो कोल्ड की मेडिसिन है उसमें आपको सिट्राजिन ज़रूर मिलता है. सो क्या होता है कि एक जेनरिक नेम, उसी तरह से पुंगी को भी एक जेनरिक नेम मिल चुका था. उसका रीज़न क्या था? क्योंकि जितने भी ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे जिनमें से श्रिल साउंड निकलती थी, बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड निकलती थी, तो उन सबको इसी जेनरिक नेम वाली कैटेगरी में डाल दिया गया. फॉर रीडेड नॉइस मेकर मीन्स ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो इस तरह का म्यूज़िक बजाते थे, जो इस तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते थे जिनमें से श्रिल साउंड निकलती थी, उन सभी को ये जेनरिक नेम दे दिया गया पुंगी का. सभी को एक पुंगी की कैटेगरी में रखा जाने लगा. सो व्हाट इज़ रीडेड? रीडेड का मीनिंग क्या होता है? रीडेड मीन्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड्स लाइक
फ्लूट। जैसे कि फ्लूट में रीड्स बनी होती हैं। अब रीड्स क्या होता है, रीड इज़ अ थिन पीस ऑफ वुड एट द एंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूसेस अ साउंड व्हेन यू ब्लो थ्रू इट। मीन्स एक ऐसा बिल्कुल पीछे पतला सा वुड लगा हुआ था किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एंड में, जिसमें जब भी हम ब्लो करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी फूंक मारते हैं उसमें बजाने के लिए, तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज कॉल्ड रीड, एंड रीडेड मीन्स क्या हो गया, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि अभी तो चलो पुंगी बैन हो गई है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये फिर से रिवाइव हो जाएगी। रिवाइव मीन्स टू कम बैक। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी, जो भी वर्ड मीनिंग्स होते हैं मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ बिकॉज अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स लर्न करते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है दैट इट विल हेल्प टू एनरिच योर वोकेबलरी। आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत पावरफुल आपकी वोकेबलरी बनती है अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स करते हैं। चलिए, मैं आपको एक्सप्लेन तो हिंदी में कर रही हूँ, लेकिन आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वर्ड मीनिंग्स ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम इंग्लिश टू इंग्लिश, क्योंकि इससे आपके जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपके जो सिनोनियम एंटोनियम्स होते हैं ये चीज़ें आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप हमेशा वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश टू इंग्लिश ही करें। सो ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। तो कुछ लोग सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, चलो अभी पुंगी बैन हो गई है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये फिर से स्टार्ट हो जाएगी पुंगी। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली और प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। अब यहाँ पे एक बार्बर की बात हो रही है। बार्बर कौन होता है? बार्बर इज ए पर्सन हु कट्स हेयर, मीन्स जिसे आप हिंदी में नाई भी कह सकते हैं। तो बार्बर इज़ ए पर्सन हु कट्स हेयर। तो उस प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से एक बार्बर बिलोंग करता था, वो म्यूजिशियन की फैमिली में से ही था, और उसका रॉयल पैलेस में एक्सेस था, मीन्स उसकी जान पहचान थी, उसका आना जाना वहाँ पर रहता था किसी ना किसी काम से। सो उसने डिसाइड किया कि मैं पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा। सो व्हाट इज़ टोनल? टोनल मीन्स साउंड क्वालिटी को मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो व्हाट डिड ही डिड? उसने क्या किया? What did he do? उसने क्या किया? He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने एक पाइप चूज करी, उसने एक पाइप ली जिसमें एक होलो स्टेम था। सो होलो स्टेम मीन्स उसके अंदर वो अंदर से खाली थी। होलो मीन्स वो अंदर से बिल्कुल एम्प्टी थी, और उसका जो स्टेम था, जो नीचे का पार्ट था, वो बहुत लंबा भी था और चौड़ा भी था। किससे? पुंगी से। तो अगर पुंगी से कंपैरिजन किया जाए, उसका जो पार्ट था, किसका पार्ट? ही चूज ए पाइप, जो हम पाइप की बात कर रहे हैं, इसका पार्ट पुंगी के पार्ट से लॉन्गर भी था एंड ब्रॉडर भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। तो उस बार्बर ने क्या किया? उसकी पाइप की बॉडी पर उसने 7 होल्स बना दिए, उसने उसमें 7 छेद किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उस पुंगी को प्ले किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। तो जब बार्बर ने उस पुंगी को प्ले किया तो उसको उसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग होने से, देखा होगा आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, स्पेशली फ्लूट में या पुंगी में, जब उन्हें प्ले किया जाता है, जो उसमें होल्स बने होते हैं, तो जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है जो पर्सन, जब उसकी होल के ऊपर फिंगर रखता है और कई बार हटाता है, जैसे आपने फ्लूट में देखा होगा, बांसुरी में, तो जब हम उस पर फिंगर रखते हैं या हटाते हैं, मीन्स जब उसे हम क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं, तो उसमें से सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड निकलती है। मेलोडियस मीन्स बड़ी स्वीट सी साउंड निकलती है। तो ऐसा ही तब हुआ उस बार्बर के साथ, जब उसने उसमें 7 होल्स किए और उसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग उसने उन होल्स की करी, तो उसमें से सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुए। सो ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी। सो रॉयलिटी मीन्स रॉयल कोर्ट। उसने रॉयल कोर्ट मीन्स उसने राजा के सामने क्या किया? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट जो उसने अभी इन्वेंट किया था वो पुंगी से डिफरेंट था, पुंगी से काफ़ी वो डिफरेंट था। अगर वो डिफरेंट था तो उसे नाम भी नया दिया जाना था। सो एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताई है कि शहनाई का नाम शहनाई ही क्यों पड़ा।
इस जैसे स्टोरी है, स्टोरी में हमें ये पता चलता है ये जो स्टोरी है इसके बारे में, शहनाई के बारे में, कि इसका नाम शहनाई क्यों पड़ा, बिकॉज फर्स्ट टाइम ये शाह के चैम्बर में प्ले की गई थी, बजाई गई थी। शाह मीन्स किंग, राजा। कौन सा किंग था उस टाइम? औरंगजेब। तो औरंगजेब के चैम्बर में, उनके दरबार में बजाई गई थी और प्लेड बाय अ नाई, बार्बर, दैट इज़ बार्बर, और एक बार्बर ने इसे प्ले किया था। तो शाह प्लस नाई, तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया इसका नाम? शहनाई। तो तब से पुंगी का नाम, जिसमें थोड़े से चेंजेस किए गए थे, उसका नाम शहनाई पड़ गया। इज़ इट क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द सेकेंड पैराग्राफ। सो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है, एक इमेज है, ये है, दिस इज़ पुंगी एंड दिस इज़ शहनाई। सो पुंगी, शहनाई इज़ ब्रॉडर, दिस इज़ ब्रॉडर एंड लॉन्गर देन पुंगी। तो पुंगी से ये थोड़ी सी ब्रॉडर भी है और लॉन्गर भी है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब अगर हम इसकी साउंड की बात करें, शहनाई की साउंड की बात करें, तो शहनाई की साउंड को हमेशा से ही ऑस्पिशियस माना जाता है। सो व्हाट इज़ ऑस्पिशियस? ऑस्पिशियस मीन्स प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा एक अच्छे फॉर्च्यून लाने का प्रॉमिस करती है, मीन्स इससे हमारा भाग्य अच्छा होगा, ठीक है, तो उसे बोला जाता है ऑस्पिशियस। सो हमेशा शहनाई की साउंड को ऑस्पिशियस माना गया, एंड फॉर दिस रीज़न, और यही रीज़न है, इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, इसे टेम्पल्स में भी प्ले किया जाता है, मंदिरों में आपने देखा होगा, एंड इट इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और अगर नॉर्थ इंडिया की वेडिंग की बात करें तो ये एक बहुत ही इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का। मीन्स नॉर्थ इंडिया में कोई भी वेडिंग विदाउट शहनाई कंप्लीट नहीं मानी जाती। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। और अगर हम पास्ट की बात करें, उस टाइम पे शहनाई नौबत का पार्ट हुआ करती थी। सो व्हाट इज़ नौबत? नौबत इज़ अ उर्दू वर्ड, ये उर्दू का वर्ड है, इसे हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। जब रॉयल कोर्ट में राजा के सामने 9 इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाए जाते थे, सो दैट इज़ कॉल्ड नौबत, उसे नौबत कहा जाता है। Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अभी तक तो इसे टिल रिसेंटली, अभी तक ये सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही शहनाई का यूज़ किया जाता था, लेकिन टू ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और जब से ये क्लासिकल स्टेज पे आई है, इसका क्रेडिट सिर्फ किसे जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इसका क्रेडिट जाता है कि वो इसे क्लासिकल स्टेज पे भी लेकर आए हैं, एंड बिफोर दैट इट वाज यूज्ड ओनली इन temples and weddings. Now next moving to the next paragraph of the chapter. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrav in Bihar. So this is his birthplace, Dumrav in Bihar. जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो वो एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। So गिल्ली डंडा क्या है? This is a traditional game. ये बच्चों का एक गेम है। वो तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे, कहाँ पर? डुमराव में, बिहार में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत। और वो क्या करते थे? वो डेली बिहारी जी मंदिर में जाते थे और वहाँ पर जाकर वो भोजपुरी चैत गाते थे, अपना भोजपुरी सॉन्ग गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। और इसके बदले में एट लास्ट उन्हें क्या मिलता था? 1.25 kg का एक लड्डू उन्हें एज ए रिवार्ड मिलता था। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, वहाँ के लोकल महाराजा उन्हें ये प्राइज़ देते थे उस सॉन्ग के बदले में। दिस हैपन्ड 80 ईयर्स एगो। और ये जो बात हम पढ़ रहे हैं, जो ये इंसिडेंट पढ़ रहे हैं, 80 साल पहले का है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। अब वो क्या जीत चुके हैं? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो यहाँ पे एक जर्नी बताई गई है हमें बिस्मिल्लाह खान की, कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उस सॉन्ग के बदले में उन्हें क्या मिलता था? सिर्फ 1.25 kg का एक लड्डू। लेकिन
आज उन्हें उस सॉन्ग के बदले में, अपनी शहनाई प्लेइंग के बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिल चुका है, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। सो दो हम ये भी कह सकते हैं इस पैराग्राफ में से हमें पढ़ के ये भी समझ में आया है दैट दो ही वाज ए मुस्लिम ही वुड गो टू द टेम्पल। वैसे तो वो एक मुस्लिम थे लेकिन वो टेम्पल में भी जाते थे। सो दिस इज़ वेरी अप्रिशिएबल। So now next moving on to the next paragraph of the chapter. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ और वो म्यूजिशियन की एक बहुत अच्छी वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते थे, जानी मानी फैमिली से, बिहार से। हिज ग्रैंड फादर, उनके दादाजी थे जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो भोजपुर के किंग कोर्ट में, राजा के दरबार में वो शहनाई नवाज थे, शहनाई प्लेयर थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके फादर का नेम था पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। पैटर्नल एंसेस्टर्स मीन्स एंसेस्टर्स ऑफ फादर, जो उनके फादर के पूर्वज थे, उन्हें क्या कहा जाता है, पैटर्नल एंसेस्टर। तो उनके दादाजी, उनके फादर और उनके जितने भी पैटर्नल एंसेस्टर थे वो सभी शहनाई प्लेयर्स थे। सो हम कह सकते हैं दैट ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। सो वी कैन से दैट ही एक्वायर्ड दिस स्किल फ्रॉम हिज एंसेस्टर, कि उनके अंदर जो ये कला थी, जो स्किल थी, वो उन्हें अपने एंसेस्टर से ही मिली थी। नेक्स्ट, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस छोटे से बच्चे ने अपनी लाइफ में म्यूज़िक को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब बिस्मिल्लाह खान 3 इयर्स के थे और जब उनकी मदर उन्हें अपने मैटरनल अंकल के घर पर ले जाती है, मैटरनल अंकल मीन्स अपने घर पर ही ले जाती है, अपनी फादर और मदर के घर पे जब वो उन्हें लेकर जाती है, जिनका घर कहाँ पर था, बनारस में था, एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड वाराणसी। सो बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड। सो व्हाट इज़ फैसिनेटेड? फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, मीन्स अट्रैक्ट होना किसी चीज़ के लिए। तो बिस्मिल्लाह खान बहुत अट्रैक्ट हुए वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। उन्होंने देखा वहाँ पर उनके अंकल मीन्स उनके मामा जी वहाँ पर शहनाई प्ले कर रहे थे। ये देखकर बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bucks to the Vishnu temple of Banaras, where Bucks was employed to play the शहनाई। और बहुत जल्दी बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल अली बक्स के साथ विष्णु टेम्पल में जाना शुरू कर दिया, बनारस के विष्णु टेम्पल में, जहाँ पे बक्स को एम्प्लॉय किया गया। एम्प्लॉय मीन्स ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी मतलब मीन्स उन्हें काम दिया गया टू प्ले द शहनाई, कि तुमने यहाँ पर शहनाई प्ले करनी है, शहनाई बजानी है विष्णु टेम्पल में। अली बक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तो वहाँ पर क्या होता था कि अली बक्स तो वहाँ पर शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान बहुत देर तक, फॉर आवर्स ऑन एंड, ऑन एंड मीन्स लॉन्ग आवर्स तक, मीन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक वो उन्हें बैठकर कैप्टिवेटेड, अट्रैक्टेड होकर देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। और धीरे धीरे इस तरह से स्लोली, ग्रेजुअली उन्होंने इसमें लेसन लेने स्टार्ट कर दिए, सीखना स्टार्ट कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन वो इसकी प्रैक्टिस करते रहते थे शहनाई की। 4 years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. एंड 4 years to come, 4 years to come मीन्स आगे आने वाले समय में बालाजी का मंदिर और मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी के बैंक्स, बैंक्स मीन्स किनारे, वो उनके फेवरेट हॉन्ट्स बन चुके थे। हॉन्ट्स मीन्स फेवरेट प्लेसेस बन चुके थे, जहाँ पर वो यंग बॉय अप्रेंटिस, वो अप्रेंटिस था। अप्रेंटिस हम किसे बोलते हैं? दैट ए पर्सन हु इज़ अंडर ट्रेनिंग, मीन्स अभी वो एक्सपर्ट नहीं हुए थे। बिस्मिल्लाह खान वाज नाउ अंडर ट्रेनिंग, वो भी ट्रेनिंग ले रहे थे शहनाई की। तो वो उनका फेवरेट प्लेस बन चुका था प्रैक्टिस करने के लिए। कौन कौन सा? बालाजी, मंगला मैया एंड बैंक ऑफ गंगा रिवर।
सो ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड. सोलिट्यूड मीन्स बीइंग अलोन, मीन्स अकेले रह के जहाँ पर वो क्या कर सकते थे, प्रैक्टिस कर सकते थे. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. गंगा का जो बहता हुआ पानी था, फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा, हमेशा गंगा के बहते हुए पानी को देखकर बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे टू इम्प्रोवाइज. इम्प्रोवाइज मीन्स टू प्ले म्यूज़िक यूजिंग योर इमेजिनेशन. जब हम अपनी ही इमेजिनेशन से म्यूज़िक बजाते हैं, उसके अंदर नई नई इन्वेंशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टू इम्प्रोवाइज. तो गंगा के बहते हुए पानी को देखकर बिस्मिल्लाह खान इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे कि उन्होंने इम्प्रोवाइज़ भी किया और कुछ राग्स उन्होंने इन्वेंट किए, कुछ नए राग उन्होंने बनाए दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. कभी किसी ने नहीं सोचा, कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता था, कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि शहनाई से इतने अच्छे राग क्रिएट किए जा सकते हैं. कभी भी किसी ने इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगाया था, और ये काम किसने करके दिखाया, बिस्मिल्लाह खान जी ने. Now, at the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. अब जब वो 14 ईयर्स के हुए बिस्मिल्लाह खान, तो वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में भी गए. accompanied मीन्स वो उनके साथ इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में भी गए. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, सो व्हाट इज़ रिसाइटल? रिसाइटल मीन्स परफॉर्मेंस. उस्ताद फैज़ल खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सैड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. और जब वहाँ पे परफॉर्मेंस एंड हो चुकी थी उस्ताद फैज़ खान की, उन्होंने उस छोटे से लड़के की, यंग बॉय की, मीन्स बिस्मिल्लाह खान की पीठ पैटेड की. पैटेड मीन्स थपथपाई. उन्होंने इसकी पीठ थपथपाई और क्या कहा, वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम इस काम में नाम कमाओगे. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. और 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ, तो बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला. बिग ब्रेक मीन्स उन्हें अ चांस ऑफ सक्सेस, उन्हें सक्सेस पाने का एक बहुत बड़ा चांस मिला. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके थे जिन्हें रेडियो पे बहुत ज़्यादा सुना जाता था, जिन्हें लोग रेडियो पर सुनना बहुत ज़्यादा लाइक करते थे. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. ये मैं आपको उस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ कि जब इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो बिस्मिल्लाह खान इंडिया के पहले ऐसे इंडियन बने, ऐसी पर्सनालिटी बने जिन्होंने शहनाई से पूरे नेशन को, पूरे देश को ग्रीट किया. ग्रीट मीन्स वेलकम किया, क्योंकि उन्होंने रेड फोर्ट पे उस समय शहनाई बजाकर पूरे देश का वेलकम किया था. ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. अब क्या किया बिस्मिल्लाह खान ने, उन्होंने राग काफ़ी वहाँ पर राग काफ़ी में उन्होंने अपना सॉन्ग गाया, और लाल किले से उन्होंने राग काफ़ी में जब गाया, और तो वहाँ पे कौन कौन सी ऑडियंस थी, उसमें थे महात्मा गांधी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने बाद में अपनी एक फेमस स्पीच भी दी थी जिसका नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी. ट्राइस्ट मीन्स एनकाउंटर विद डेस्टिनी, यानी कि भाग्य के साथ एनकाउंटर, आमना सामना. सो एंड हु वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू? ही वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो ये एक फेमस पर्सनैलिटी थे बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने फर्स्ट इंडिया को ग्रीट किया था. वो पहले ऐसे इंडियन बने थे जिन्होंने इंडिया को शहनाई बजा के 15 अगस्त 1947 को ग्रीट किया था, वेलकम किया था. Now next, moving on to the next paragraph. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने ना तो सिर्फ इंडिया में ही अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बल्कि उन्होंने बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी हैं. कहाँ पर? अब्रोड में भी, यानी कि अदर कंट्रीज़ में भी, फॉरेन कंट्रीज़ में भी उन्होंने अपनी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं.
हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान। उनका पहला ट्रिप कौन सी कंट्री में वो गए थे? पहली बार अफगानिस्तान गए थे। वियर किंग ज़ाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. So what is the meaning of the word taken in? Taken in means attracted or charmed by. जब वो पहली बार अफगानिस्तान गए तो वहाँ के राजा जाहिर शाह वो he was so taken in means so attracted, वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए by the maestro. Maestro means a person हु इज़ स्किल्ड इन म्यूज़िक। स्पेशली हम उस पर्सन को बोलते हैं मैस्ट्रो जो म्यूज़िक में स्किल्ड होता है। सो बिस्मिल्लाह खान वाज स्किल्ड इन शहनाई। सो किंग जाहिर शाह ने उन्हें एक गिफ्ट दिया, उनसे खुश होकर उनकी परफॉर्मेंस से प्राइसलेस मीन्स बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा कीमती पर्शियन कारपेट्स, वहाँ के फेमस कारपेट्स उन्हें गिफ्ट किए। एंड अदर सोवनियर मीन्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और ए इवेंट। तो उनकी मेमोरी को मीन्स उनकी मेमोरी में उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर उन्होंने उन्हें कारपेट्स भी गिफ्ट की एंड अदर सोवनियर्स और भी बहुत सारी थिंग्स उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को एज ए गिफ्ट दी। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. सिर्फ अफ़गानिस्तान के किंग ही नहीं थे एक ऐसे पर्सन जो उनके शहनाई प्लेइंग से खुश हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। अब यहाँ पे बताया है कि एक फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और इसीलिए जब उन्होंने एक बार उनका प्ले देखा था बिस्मिल्लाह खान का किसी फेस्टिवल में, वो इतने ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म का नाम उनके इंस्ट्रूमेंट के नाम पे ही रख दिया। जैसे उनके इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करते थे? शहनाई। तो शहनाई के नाम पे ही उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म का नाम रख दिया जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। एंड द फिल्म वाज ए हिट, ये फिल्म बहुत सुपर हिट हुई थी। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्नड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और इस मूवी में एक सॉन्ग भी था दिल का खिलौना है टूट गया, ये एक चार्ट बस्टर प्रूव हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा ये सॉन्ग फेमस हुआ। नेक्स्ट, despite this huge success in the celluloid world. So what is celluloid? Celluloid means old fashioned way of referring to films, means फिल्म्स को का एक पुराना नज़रिया, फिल्मों को देखने का एक पुराना नज़रिया, उसे हम बोलते हैं सेल्यूलॉइड वर्ल्ड। और अगर मैं इस मूवी की बात करूं जो अभी हमने बात की है गूंज उठी शहनाई, इसमें जो मेन एक्टर थे वो थे राजेंद्र कुमार और ये फिल्म जो थी 1959 की फिल्म है ये, ठीक है। और ये एक चार्ट बस्टर इसलिए प्रूव हुई थी क्योंकि इसने ये एक रिकॉर्ड ब्रेकर थी। चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेक किया था इस मूवी ने। सो नेक्स्ट, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर। सो व्हाट इज़ वेंचर? प्रोजेक्ट्स दैट ओपन इन्वॉल्व रिस्क। तो अगर हम उनकी बात करते हैं बिस्मिल्लाह खान की, तो उनका जो वेंचर था फिल्म में, मीन्स उन्होंने फिल्म में जो रिस्क लिया था वो सिर्फ 2 ही फिल्मों में उन्होंने लिया था। एक तो था गूंज उठी शहनाई, ठीक है, और दूसरा था विक्रम श्रीनिवास कन्नड़, ये भी एक डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म थी सन्नधी अपन्ना, ठीक है। तो सन्नधी अपन्ना और गूंज उठी शहनाई, इन 2 फिल्मों तक ही उन्होंने उनके प्रोजेक्ट जो थे वो लिमिटेड रहे। अब उसका रीज़न क्या है और किसी मूवी में उनका कोई भी काम क्यों नहीं रहा, उनकी कोई भी सॉन्ग या कुछ और भी लगा लीजिए, उसका रीज़न ये था। तो उसके बारे में क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह खान? आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। एम्फेसिस मीन्स बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पर जोर देकर कहना, तो वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देकर कहते हैं कि मुझे जो फिल्मी दुनिया है, मुझे उसकी ना तो आर्टिफिशियलिटी पसंद आती है, उसमें एक दिखावटीपन है, बनावटीपन है, और जो उसका ग्लैमर है, जो इसकी चमक है, वो आई डोंट लाइक इट, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए उनका जो प्रोजेक्ट था सिर्फ 2 ही मूवीज़ तक वो लिमिटेड था।
Now, awards and recognition came thick and fast. Thick and fast means he got many awards at many places. उन्हें बहुत जल्दी सक्सेस मिली इस चीज़ में. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीन्स यूएसए. और वो इंडिया के पहले ऐसे पर्सन थे जिन्हें लिंकन सेंटर हॉल जो कि यूएसए में है वहाँ पे परफॉर्म करने का उन्हें मौका मिला. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्हें और भी बहुत सारे इस तरह के मौके मिले. एक तो कहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल मीन्स ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया. इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर जो कि जापान में है वहाँ पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तहार मूसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और तेहरान जो कि ईरान में है वहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है जिसका नाम है तहार मूसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. एक ऑडिटोरियम बनाया हुआ है वो उन्हीं के नाम पे रखा गया है. क्या बनाया है वहाँ पे? एक इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है जो कि तेहरान में है. उस ऑडिटोरियम का नेम बिस्मिल्लाह खान के नाम पर ही रखा हुआ है. सो ही वॉज सच अ फेमस पर्सनैलिटी दैट ही गोट सो मैनी अवार्ड्स. और यहाँ तक कि एक ऑडिटोरियम का नाम भी उनके नाम पे रखा गया. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम. कन्फर्ड मीन्स गिवन. ये सारे अवार्ड्स उन्हें मिले हुए हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था जिसका नाम होता है भारत रत्न. ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है. विद द कोवेटेड अवार्ड, कोवेटेड मीन्स मच डिज़ायर्ड. ये एक ऐसा अवार्ड है जो मच डिज़ायर्ड है जिसे सब लोग लेना चाहते हैं. रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट and his eyes glinting with rare happiness he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. तो वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ देते हैं इस चीज़ पर. जब उन्हें अवार्ड मिला तो उनकी आंखों में एक तरह की हैप्पीनेस थी. उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, उन्हें संगीत सिखाओ, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ा ट्रेडिशन है. हमारे हिंदुस्तान का असली धन है ये हमारे हिंदुस्तान का. और यहाँ तक कि अब तो वेस्ट कंट्रीज़ भी इस म्यूज़िक को सीख रही हैं, हमारे म्यूज़िक को वो लोग भी अपना रहे हैं. सो next, in spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrav, and they remain for him the most wonderful towns of the world. अब बिस्मिल्लाह खान तो वर्ल्ड में बहुत जगह ट्रैवल कर चुके हैं एंड खान साहब, और उनको फॉन्डली बहुत प्यार से सब लोग उसे खान साहब के नाम से बुलाते हैं. लेकिन उन्हें बहुत सारी कंट्रीज़ उन्होंने घूमी है, लेकिन उन्हें सबसे अच्छा क्या लगता है खान साहब को, यानी कि बिस्मिल्लाह खान को उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है बनारस एंड डुमराव. ठीक है, दिस इज़ हिज बर्थ प्लेस एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड. और उनके लिए ये दुनिया के सबसे वंडरफुल टाउन है. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार एक स्टूडेंट ने उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी बिस्मिल्लाह खान से कि आप क्यों नहीं USA में एक स्कूल खोल लेते हैं हमारे लिए. मींस आप USA में भी एक स्कूल खोल सकते हैं, शहनाई का स्कूल खोल सकते हैं. उसने रिक्वेस्ट करी थी बिस्मिल्लाह खान से और स्टूडेंट ने प्रॉमिस भी किया था मैं आपको वहाँ पर बनारस का ही एटमॉस्फेयर रिक्रिएट करके दूंगा. रिक्रिएट मीन्स बिल्कुल वैसा ही, उसकी डुप्लीकेट कॉपी मैं आपको बना कर दूंगा बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स. रेप्लिकेटिंग मीन्स मेकिंग ए कॉपी ऑफ समथिंग, कि
कि वहाँ पे आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप यूएसए में हैं, बल्कि आपको ऐसा ही लगेगा जैसा कि आप बनारस में ही शहनाई सिखा रहे हैं। इस तरह के टेम्पल्स और सारा एटमॉस्फेयर बनारस वाला होगा। तो प्लीज़ आप यूएसए में शहनाई हमें बजाना सिखाइए। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन खान साहब ने उस बच्चे से पूछा वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरे लिए गंगा नदी वहाँ पर लेकर आ सकते हो? क्या तुम मेरे लिए रिवर गंगा भी वहाँ पे बना सकते हो? तुम मेरे लिए टेम्पल्स तो बना सकते हो बनारस के, लेकिन गंगा रिवर का क्या वो भी मेरे लिए ला सकते हो? लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। इसीलिए क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह खान, इसीलिए जब भी मैं एक फॉरेन कंट्री में होता हूँ, मैं किसी अदर कंट्री में होता हूँ, आई कीप यर्निंग। यर्निंग मीन्स किसी चीज़ के लिए लॉन्गिंग होना, किसी चीज़ की इच्छा होना, लॉन्गिंग होना, डिज़ायर फॉर समथिंग। तो जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, मैं हमेशा डिज़ायर मेरी रहती है टू सी हिंदुस्तान, कि मैं जल्दी से जाके हिंदुस्तान को देख लूँ। सो ही लाइक्स हिंदुस्तान वेरी वेरी मच। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। अब वो बता रहे हैं कि जब मैं मुंबई में होता हूँ तब क्या होता है, तब मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ। मीन्स जब वो अदर कंट्री में होते हैं तब वो अपने हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, ही फील्स नॉस्टैल्जिक अबाउट हिंदुस्तान, और जब वो मुंबई में होते हैं ही फील्स नॉस्टैल्जिक अबाउट बनारस एंड द होली गंगा। एंड वाइल इन बनारस, और जब बनारस में होते हैं, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो उन्हें डुमराव की याद आती है। डुमराव इज़ बर्थ प्लेस, तो उनका मन करता है कि मैं डुमराव में चला जाऊं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Devout means believing strongly in a religion and obeying its laws and following its practices. Devoting का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो अपने रिलीजन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है और इसके सभी लॉज को फॉलो करता है। सो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि दैट हिज वर्क वाज बियॉन्ड द रिलीजियन बैरियर्स। वैसे तो उनकी जो लाइफ है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का, कि उन्होंने इंडिया की इस हेरिटेज को बनाए रखा है और एफर्टलेसली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि एक डिवाउट मुस्लिम बहुत डिवाउट होता है जो भी मुस्लिम होता है, लेकिन एक डिवाउट मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने ही कैन प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने हमेशा मंदिर में जाके मॉर्निंग में शहनाई को प्ले किया है, शहनाई को बजाया है। सो इन ए नटशेल इन दिस पैराग्राफ ये बताया गया है दैट हिज वर्क वाज बियॉन्ड द रिलीजियन बैरियर्स। कभी भी धर्म उनके काम में आड़े नहीं आया। ही वॉज ए ट्रू इंडियन, ही डिडंट बिलीव इन रिलीजन, हम ये कह सकते हैं डिडंट बिलीव इन रिलीजन। सो स्टूडेंट्स दिस वाज द चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।